नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब। आज से हम लोग बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा के गणित विषय का शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं के पहले भाग का अध्ययन करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या से संबंधित जितने भी आधारभूत तथ्य हैं उनको हम लोग अच्छे से समझेंगे और फिर प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को हल भी करेंगे। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। तो आप देख सकते हैं यह है आपका अध्याय वास्तविक संख्याएं, और इस वीडियो में हम लोग इस अध्याय के यानी वास्तविक संख्या के जितने भी बेसिक चीज़ें हैं उन सभी को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई भी कठिनाई महसूस नहीं हो इस पाठ को समझने में। और फिर लास्ट में हम लोग प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को, पाँचों प्रश्नों को एक एक करके हल भी करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने अध्याय को। हमारे अध्याय का नाम है वास्तविक संख्याएँ। ठीक है, देखिए इसको रियल नंबर कहते हैं। संख्या तो आपको पता है, इसको नंबर कहते हैं, लेकिन यह वास्तविक संख्या क्या है। ठीक है, तो देखिए कक्षा 9 में आपने वास्तविक संख्याओं की खोज प्रारंभ की। क्लास 9th में 9वीं कक्षा में अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा ना, तो पहला जो चैप्टर है 9वीं क्लास का जो संख्या पद्धति है, ठीक है, अगर उसको आप पढ़े होंगे तो आपको यह अध्याय एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, अगर आपने उस अध्याय को नहीं पढ़ा है तो मैं कोशिश करता हूँ आपको एकदम आसान भाषा में इसको समझाने का। ठीक है, तो यह जो वास्तविक संख्या है इसको हम लोग समझते हैं। पहले चलते हैं कॉपी पर। ये हम लोग समझते हैं सबसे पहले संख्या को। देखिए जो संख्या है, दुनिया का कोई भी संख्या है जिसको नंबर कहते हैं, वह कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। पहला है वास्तविक संख्या, जो वास्तव में वह संख्या होता है ना, उसको रियल नंबर भी कहते हैं। और दूसरा प्रकार है काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। देखिए काल्पनिक संख्या का मतलब, देखिए कल्पना से बना है, मतलब वह संख्या होता नहीं है, वह सिर्फ कल्पना में ही होता है। ठीक, तो संख्या कितने प्रकार का है? 2 प्रकार, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब जैसे 2 है, -4 है, 1/2 है, 4.2 है, ठीक है, √2 है, यह सब जो संख्या है यह सब क्या है? यह सब वास्तविक संख्या है। ठीक, इसका कुछ मान है, निकाल सकते हैं। लेकिन काल्पनिक संख्या जो है, आप इसका सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, या इसका मान आप नहीं निकाल सकते हैं। जैसे देखिए -4 का अंडर रूट, ठीक, आप इसका मान नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? तो देखिए 4 का अंडर रूट तो होता है क्या? 2। ठीक, क्योंकि 2 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, या अगर आप -2 कहेंगे तो भी सही है, क्योंकि -2 × -2 ये भी 4 हो जाएगा। यानी 4 का अंडर रूट 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। लेकिन अगर -4 का वर्गमूल अगर आपको कह दिया जाए निकालने के लिए, तो आप इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि होता ही नहीं है। आप अगर 2 करेंगे तो 2 का वर्ग क्या हो जाता है? 4 हो जाता है। अगर आप -2 करेंगे तो भी -2 × -2 क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। -4 आएगा ही नहीं। ठीक, तो -4 का वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, इसका आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं इसके मान का। ठीक है, तो यह जो काल्पनिक संख्या है इसको हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है, आगे कक्षा में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, अभी आपको इस पर नहीं दिमाग लगाना है। अभी जो आपको पढ़ना है वह सिर्फ इस वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। यही आपके चैप्टर का भी नाम है। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं आगे। यह जो वास्तविक संख्या है यानी रियल नंबर, यह 2 भागों में है। ठीक है, पहला है परिमेय संख्या जिसको रेशनल नंबर कहते हैं, और दूसरा है अपरिमेय संख्या जिसको इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर क्या बना है? वास्तविक संख्या। ठीक, और वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या मिलकर बना है कुल संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखिए यह जो परिमेय संख्या है यानी रेशनल नंबर, पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग समझेंगे यह अपरिमेय संख्या क्या है यानी इरेशनल नंबर क्या है। ठीक, तो देखिए यह जो परिमेय संख्या है यानी रेशनल नंबर, यह 4 तरह के संख्याओं से मिलकर बना है। ठीक है, वह कौन कौन सा संख्या है? यह जो चारों संख्या है, यह है, पहला है प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, पूर्णांक यानी इंटीजर्स, और भिन्न संख्या यानी फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, अब देखिए अगर आप 9th क्लास वाला वीडियो मेरा देखे होंगे, पहला चैप्टर संख्या पद्धति का, तो उसमें यह सब चीज़ों को मैंने अच्छे से विस्तार में आपको समझा दिया है, इसका डिफिनीशन सहित लिखवा दिया है। ठीक है, इसको फिर से हम लोग एक बार समझ लेते हैं। यह जो पहला प्राकृत संख्या है जिसको नेचुरल नंबर कहते हैं, यह गिनती की संख्या है। जैसे देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, आप अनंत तक चले जाएंगे, यह क्या है? यह प्राकृत संख्या है। ठीक है, आप गिनती की संख्या है। जैसे आप किसी चीज़ को गिनते हैं, जैसे आप 5 आदमी हैं, पाँचों आदमी एक दूसरे को गिनिएगा, तो आप 0 से थोड़ी शुरू कीजिएगा, आप 1 से शुरू कीजिएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है,
तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी जो प्रकृति में विद्यमान है वह प्राकृत संख्या है। ठीक, अच्छा अब चलते हैं हम, अगर आप इसका परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख ले प्राकृत संख्या। एक से लेकर अनंत तक की गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, आप इसको कॉपी में लिख सकते हैं। उदाहरण में आप यह लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 अनंत तक। अगला है आपका पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। ठीक है, यह होल नंबर यानी पूर्ण संख्या क्या है, तो देखिए आप यह जो प्राकृत संख्या है इसमें सिर्फ आप शून्य मिला देंगे। ठीक है, तो अब यह क्या हो गया, अब यह हो गया पूर्ण संख्या। ठीक है, यानी शून्य से लेकर अनंत तक की गिनती की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। आप लिख सकते हैं इतना परिभाषा में। ठीक, उदाहरण में आप लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 अनंत तक। अब देखिए अगला है 3 नंबर पूर्णांक, इसको इंटीजर्स कहते हैं। यह पूर्णांक क्या है, ठीक, तो देखिए 0 से लेके 1 2 3 4 5 या तो धनात्मक संख्या हो गया। ठीक, अच्छा इसके पीछे जस्ट उलट के आप लिखेंगे तो यह -1 -2, ठीक है, -3 -4, ठीक, -5, इस तरह से अनंत तक जाएगा। कहने का मतलब है, अगर आप संख्या रेखा पढ़े होंगे 9th क्लास में हम पढ़ा दिए हुए थे पहले चैप्टर में, तो संख्या रेखा में शून्य बीच में होता है और इधर धनात्मक संख्या होता है और इधर ऋणात्मक संख्या। ठीक, तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य इन सभी संख्याओं को मिला के हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। इसको इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक क्या है आपको समझ में आ गया। धनात्मक ऋणात्मक सभी संख्याओं का योग क्या है, पूर्णांक है। संख्या रेखा पर सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाते हैं। अब अगला है आपका भिन्न संख्या। तो भिन्न संख्या के बारे में समझाने की कोई ज़रूरत है नहीं, आप तो जानते ही हैं। कोई भी संख्या जो बट्टा में है वह क्या है, भिन्न है। ठीक है, 1/2, 4/5, ठीक है, 1.2 दशमलव हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटा 10 हो जाएगा। ठीक, तो यह सब क्या है, यह सब भिन्न संख्या है। और यही चारों को जब आप मिला देंगे तो यही चारों क्या बन जाता है, यह बन जाता है प्राकृत संख्या, ये परिमेय संख्या। ठीक है, इसी चारों को आप मिला देंगे तो यह क्या बन जाता है, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो हमको आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की परिभाषा की बात करें तो आप परिभाषा भी यहाँ से लिख सकते हैं। पहले आप समझ लीजिए, वैसी संख्या देखिए जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक हो। ठीक है, कोई भी संख्या जिसको आप P/Q के रूप में अगर आप लिख सकते हैं तो वह संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन यह बात जरूर ध्यान में रहना चाहिए कि P और Q यह दोनों क्या हो, पूर्णांक हो। ठीक है, और नीचे वाला जो यह डिनोमिनेटर है, हर है Q, ठीक है, यह शून्य नहीं हो। ठीक, तभी यह परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक, अच्छा ठीक इसी के उलट परिभाषा सेम है, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जस्ट इसके विपरीत हो गया, जिसको आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, वह क्या है, अपरिमेय संख्या है, जहाँ P और Q क्या हो, पूर्णांक हो और Q बराबर शून्य नहीं हो। ठीक है, तो परिभाषा आपको यहाँ से समझ में आ गया। अब देखिए यह परिभाषा को अगर आप कहेंगे कि सर यह -3 कैसे हो गया परिमेय संख्या, आप तो कह रहे हैं कि P/Q के रूप में होना चाहिए, लेकिन यह -3 तो सिर्फ P है, तो आप इसके बटा नीचे 1 लिख सकते हैं। ठीक, किसी भी संख्या के नीचे आप 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह 3 है, 3 के तीन आप 4 है, 4 के बटा 1 लिख सकते हैं, यह 4/1 हो जाएगा, यानी P/Q के रूप में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो कोई भी परिमेय संख्या जो होगा वह P/Q के रूप में होगा। ठीक है, और P और Q क्या होगा, पूर्णांक होगा, और नीचे Q बराबर शून्य नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक और परिभाषा है इसका, इसको भी आप लिख सकते हैं। अब चलिए इसका जो अगला जो परिभाषा है परिमेय संख्या का, यह है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी आवर्ती होता है। दशमलव प्रसार यानी 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर वाले वीडियो में आप अगर देखे होंगे तो आपको उसमें हम बता दिए थे अच्छे से दशमलव प्रसार के बारे में, कौन सा शांत है, कौन सा आवर्ती है, अनवसानी आवर्ती है, कौन सा कैसा है। ठीक है, फिर से आप एक बार समझ लीजिए, परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वह कैसा होता है, शांत, या तो शांत होता है नहीं तो अनवसानी आवर्ती होता है। ठीक, यह शांत क्या है, यह अनवसानी आवर्ती क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए शांत को पहले समझ लेते हैं। जैसे आप अगर 1/2 करेंगे, 1 में आप 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.5 आ जाएगा। ठीक, 5 के बाद कुछ आएगा, नहीं आएगा। ठीक, तो यह क्या हो गया, यह शांत हो गया। ठीक, उसी प्रकार देखिए आप अगर 7 में आप 8 से भागा देंगे तो क्या होगा, 0.875 यहाँ पर आके रुक जाएगा।
ठीक। जब रुक गया इसका मतलब क्या हो गया, यह शांत हो गया। ठीक है, तो इस तरह के भाग को हम लोग दशमलव प्रसार को क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। ठीक। और एक होता है अनवसानी आवर्ती। यह अनवसानी आवर्ती क्या है, ठीक है, तो आप अगर 11 में 7 से भाग देंगे तो क्या होगा, आप भाग दे के देखें क्या आ रहा है। तो देखिए अगर आप 11 में 7 से भाग देंगे तो आपको आएगा 1.571428, 571428, 571428। ठीक। देखिए इसी तरह के दशमलव प्रसार को हम लोग अनवसानी आवर्ती कहते हैं। ठीक, यानी यह जो है यह शांत नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है, एक ही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा है, 571428, फिर 571428, 571428, यही बार बार क्या होगा, आपको रिपीट करते आएगा। ठीक, तो इस तरह का भी जो दशमलव प्रसार है यह क्या होगा, परिमेय संख्या। और शांत दशमलव प्रसार भी क्या होगा, परिमेय संख्या। ठीक, लेकिन यह जो अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत अनावर्ती होता है। यह कैसा है भाई, ठीक, तो आप कोशिश करें √2 के मान निकालने का। ठीक है, आप √2 का मान निकालने की कोशिश करें, या फिर पाई का मान जो होता है वह निकालने की कोशिश करें। तो देखिए जब आप इसका मान निकालेंगे √2 का, तो देखिए 1.4142356237 कहने का मतलब हमेशा अलग अलग तरह का अंक इसमें आपको आएगा। ठीक है, कोई भी अंक रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, अनवसानी आवर्ती में क्या होता है कि कोई ना कोई 2 अंक या 3 अंक या 4 अंक बार बार रिपीट करता है। ठीक, लेकिन अशांत अनावर्ती में कोई भी अंक आपको रिपीट नहीं करेगा, जो मन होगा वह चलाएगा। ठीक, तो इस तरह के संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई का भी अगर आप मान ज्ञात करेंगे तो 3.141592 इसी तरह से क्या होगा, हमेशा नया नया अंक आएगा, अदल बदल के आएगा, यानी एक साथ कोई अंक रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह के संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है, कहने का मतलब है यह जो संख्या का जो अवधारणा है आपको अच्छे से समझ में आशा है हमको आ गया होगा। ठीक है, अगर आप कुछ इसमें से नोट करना चाहते हैं तो आप इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा, इसके अगले पिछले भाग में हम जो बताए थे इसको अभी आप इसको तो आप लिखे ही होंगे। ठीक है, चलिए अब हम अध्याय को शुरू करेंगे। उससे पहले संख्याओं का, परिमेय संख्याओं का कुछ और प्रकार है, इस प्रकार को हम लोग समझ लेते हैं ताकि आपको आगे समझने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं हो, एकदम आपको आसान लगे यह अध्याय। ठीक है, इसमें 5 संख्याओं का प्रकार है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या। आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप इसको एक बार देख लें। पहला जो प्रकार है यह है सम संख्या है। सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। यह सम संख्या क्या है, तो देखिए जो सम संख्या है यह ऐसा संख्या है जिसमें अगर आप 2 से भाग करेंगे, ठीक है, तो शेष क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ठीक, जैसे 6 है, 6 में आप 2 से भाग देंगे तो शेष क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ठीक, 12 है, इसमें आप 2 से भाग देंगे तो शेष शून्य हो जाएगा। ठीक है, 248 है ना, 466 है। इस सब संख्याओं में अगर आप 2 से भाग देंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो सम संख्या क्या है आपको आसानी समझ में आ गया। ठीक, हम चलते हैं अगला संख्या को समझते हैं, यह विषम संख्या यानी ऑड नंबर क्या है। तो यह जो विषम संख्या है यह ऐसा संख्या है जिसमें 2 से अगर आप भाग करेंगे तो शेष क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे 3 है ना, 9 है, 17 है, 19 है, ठीक, 5981 है। यह सब जो संख्या है यह सब कैसा संख्या है, अगर आप इस सब में 2 से भाग देंगे तो किसी भी स्थिति में शेष क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, अच्छा, इसका एक और आप आसानी से इसका परिभाषा बना सकते हैं कि ऐसा संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे वह क्या कहलाता है, सम संख्या, इवन नंबर। और ऐसा संख्या जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 रहे, ऐसा संख्या क्या कहलाता है, विषम संख्या कहलाता है। ठीक, यह संख्या जिसके लास्ट में रहे सम संख्या है, और यह संख्या जिसके लास्ट में रहे, ठीक है, यानी इकाई स्थान पर रहे, वह क्या है, विषम संख्या है। ठीक, तो सम संख्या विषम संख्या समझ में आ गया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हमारा अगला जो प्रकार है वह है भाज्य संख्या। ठीक है, इस भाज्य संख्या को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। या कंपोजिट नंबर क्या है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। इसके परिभाषा में आप लिख सकते हैं कि ऐसा संख्या जो एक तथा अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए। ठीक है, यानी ऐसा संख्या जो
जिसका गुणनखंड 1 हो और वह संख्या खुद हो और उसके अलावा भी उसका कोई गुणनखंड हो। जैसे देखिए यह संख्या जो 6 है यह 1 से भी लगेगा, 6 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा और 2 से भी लग जाएगा, 2 से भी भाग हो जाएगा, ठीक। या फिर देखिए 12 है, यह जो संख्या है यह 1 से भी लग जाएगा, 12 से भी लग जाएगा, ठीक, 2 से भी लग जाएगा, 4 से भी लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा, भाग हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह का जो संख्या है यह कैसा संख्या है, यह भाज्य संख्या है, ठीक। लेकिन इसी के उलट अभाज्य संख्या यानी ऐसा संख्या जो अपने आप और 1 के अलावा किसी दूसरे से नहीं लगे, जैसे 3 है ना, इसके अलावा 11 है, ठीक, 19 है, इसके अलावा 29 है। यह जो संख्या है देखिए यह 1 से भाग लग सकता है 29 में, 29 से भाग लग सकता है, लेकिन इसके अलावा और किसी दूसरे संख्या से इसमें भाग आप नहीं दे सकते हैं, यह विभाजित नहीं हो पाएगा। ठीक उसी प्रकार 19 भी यह 1 से और अपने आप से ही विभाजित होगा, दूसरे से नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार 11 भी है ना, यह अपने आप से विभाजित होगा और 1 से विभाजित होगा, ठीक है। तो इसके परिभाषा में आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि ऐसा संख्या जो सिर्फ 1 तथा अपने आप से ही विभाजित हो सके वह क्या है, वह अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है, ठीक। तो भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर और अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर क्या है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम आगे चलते हैं, अगला है हमारा सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर क्या है। तो देखिए यह जो सह अभाज्य संख्या है यह ऐसे दो संख्याओं का जोड़ा है जिसका महत्तम यानी HCF क्या हो, महत्तम यानी HCF, महत्तम निकालना आपको आता होगा है ना, HCF इसको इंग्लिश में कहते हैं। ऐसे दो संख्याओं का जोड़ा जिसका महत्तम यानी HCF क्या हो, 1 हो, ठीक। देखिए अभाज्य संख्या तो आप पढ़े ही हैं, जो 1 और सिर्फ अपने आप के अलावा किसी दूसरे से नहीं लगे, विभाजित नहीं हो। सह अभाज्य संख्या जो है यह दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है, ठीक, यानी दो ऐसा संख्या जो एक दूसरे से नहीं कटे, ठीक है, एक संख्या 1 के अलावा और किसी दूसरे से नहीं कटे, जैसे 3 और 5 का जोड़ा, यह क्या है, यह सहअभाज्य संख्या है, ठीक। या फिर 9, 11, यह क्या है, यह को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या है, ठीक। एक दूसरे इसका महत्तम अगर आप निकालेंगे तो 1 ही आएगा किसी भी स्थिति में, ठीक। 12, 19 इसका महत्तम आप निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह के संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, सहअभाज्य यानी को प्राइम नंबर, ठीक। अगर आप इस पांचों तरह के संख्या को अच्छे से समझ लिए हैं तो अब आगे आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं होने वाला है, ठीक है। इसको आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। हम चलते हैं आगे। तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने अध्याय पे। अब हम बेसिक चीज़ों को समझ चुके हैं, अब हम अध्याय को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस लेसन में आपको जानना क्या है, तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, इसी को आपको जानना है इस अध्याय में। यूक्लिड एक वैज्ञानिक का नाम था, विभाजन यानी डिवीजन यानी भाग, आप जानते हैं भाग बनाते हैं आप, और एल्गोरिथम यानी इसका टेक्निक जो है या क्या है, एल्गोरिथम है, ठीक। अच्छा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हमको करना क्या है, ठीक है। तो इसके नीचे भी आपको दिया है कि इसका प्रयोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग आपको मुख्यतः इसका प्रयोग किस में करना है, दो धनात्मक पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक यानी HCF परिकलित करने में, ठीक। देखिए आप HCF यानी महत्तम निकालना आप सीखे होंगे अपने विद्यालय में, अपने ट्यूशन में, कहीं पे आप तो जानते ही होंगे महत्तम कैसे निकाला जाता है, ठीक। आज हम लोग क्या करेंगे, इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा क्या करेंगे, किसी दो धनात्मक पूर्णांक का महत्तम निकालेंगे यानी HCF निकालना सीखेंगे। एकदम आसान चीज़ है, इसको आप बिल्कुल भी भारी नहीं समझे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं यह HCF यानी महत्तम है क्या, ठीक है। आप जानते ही हैं लेकिन फिर भी हम आपको समझा दे रहे हैं, एक बार देख लीजिए। तो देखिए यह है महत्तम, जिसको हम क्या कहते हैं, HCF, ठीक है। महत्तम को यानी महत्तम समापवर्तक होता है, और HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। देखिए HCF महत्तम आप बनाए होंगे, बचपन में आप बनाते आ रहे होंगे, तो दो तरीका से यह बनता है, आपको पता ही होगा। वह दोनों तरीका क्या है, तो पहला है गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि। इसको हम लोग फैक्टर मेथड कहते हैं, फैक्टराइजेशन, ठीक है। और इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके बनाते हैं, ठीक है, डिवीजन मेथड से बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई दो संख्या है, 4 है और 18 है, इस दोनों का आपको क्या करना है, HCF निकालना है। तो आप क्या करते थे ना, गुणनखंड विधि में आप क्या करते थे, 4 और 18 का गुणनखंड निकालते थे, यानी 4 और 18 का फैक्टर, 4 का फैक्टर क्या होगा गुणनखंड, 2 गुने 2, ठीक। और 18 का फैक्टर यानी गुणनखंड क्या होगा, 3 तिहाई 9 दूना 18, ठीक है, यही होगा, ठीक। अच्छा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसा फैक्टर
ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर जो दोनों में समान हो, दोनों में कॉमन हो। तो देखिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, ठीक। बाकी कोई चीज़ इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है इसका क्या है, 2 है, ठीक। तो इस तरह से इसका HCF यानी महत्तम क्या हो जाता था, 2। आंसर हम लोग निकाल लेते थे आसानी से, ठीक। ठीक उसी तरह भाग विधि के द्वारा भी हम लोग क्या करते थे, जैसे 4 और 18 का निकालना है तो हम लोग छोटा वाला संख्या से भाग देते थे बड़ा वाला संख्या में, ठीक। 4 चौका 16, ठीक। ऊपर से आ गया 2, नहीं कटा, ठीक। अब जब नहीं कटा तो फिर क्या करते थे, इसी शेष से भाग देते थे इसमें 4 में, ठीक है। अब क्या होता था, 2 दूना 4, जब तक नहीं करता था तब तक हम क्या करते थे, इसी प्रक्रिया को दोहराते जाते थे। लेकिन देखिए 4 फिर आ गया, 2 दूना 4, अब यह कट के 0 हो गया। तो यह जो आया आपका, यह क्या हो गया, यह HCF हो गया आपका, कितना आया, 2, ठीक है। तो दोनों विधि से हम लोग क्या करते थे, HCF निकालते थे, ठीक। तो ये HCF क्या है आपको समझ में आ गया। आज हम लोग क्या करेंगे इस अध्याय में, यह जो HCF है यह किस विधि से निकालेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो यही है आपका टॉपिक नंबर 1.2 आपके किताब में, क्या नाम है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अच्छा, अगले पन्ने पे आप देखेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। यह प्रमेय 1.1 है। यह क्या कह रहा है, आप इसको जरा ध्यान से देखेंगे, लिख भी लेंगे कि 2 धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R है, जहां R जो है यह R 0 के बराबर है या 0 से बड़ा हो सकता है, और यह जो B, यह B से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। यह आपको पढ़ के समझ में नहीं आया, ठीक। लेकिन इसको अब हम थोड़ा आसानी करते हैं, चलते हैं हम कॉपी पर, यह क्या है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए आप भाग बनाते होइएगा, भाग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिवीजन कहते हैं, ठीक। अब जैसे मान लीजिए कोई भाग है, ठीक है, वह भाग है 9/2, यानी 9 में आपको 2 से भाग देना है। तो आप इसको कैसे बनाते थे, पहले 2 को भाग देते हैं कितना में, आप 9 में, ठीक। तो क्या होता है, 2 चौका 8, यह ऊपर से घट के कितना आता है, 1। आप भाग इस तरह से बनाते हैं, ठीक। जब आप इसी तरह से भाग बनाते हैं तो यह जो नीचे उतरा यह क्या है, यह जो इधर आया यह क्या है, और यह जो इधर था यह क्या है, और जिसमें आप भाग दिए हैं यह क्या है। इस चारों का नाम आपको पता है, नहीं पता है तो आप लिख लें। तो देखिए आप जो 2 से भाग दिए हैं यह क्या है, यह भाजक है, डिवाइजर है। आप 2 से 9 में भाग दिए हैं, यह 9 क्या है, भाज्य है यानी डिविडेंड है, ठीक। आपका शेषफल कितना आया है, भागफल कितना आया है, 4 आया है। इधर जो आया है इसको क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं, ठीक। इसको इंग्लिश में कोसेंट कहते हैं, ठीक। और नीचे जो हमारा शेष बचता है इसको शेषफल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं, ठीक। अच्छा, यह जो आप भाग बनाते हैं, इस भाग को आप टेस्ट भी कर सकते हैं कि आपका यह भाग सही है या गलत है, ठीक। इसका एक सूत्र है जिसको आप पढ़े होंगे, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल होता है। यानी यह जो भाज्य है यह क्या, इसका मान क्या है, भागफल गुने भाजक जोड़ शेषफल, ठीक। इसको आप सही भी कर सकते हैं, देखिए कैसे। तो देखिए आपका भाज्य कितना है, 9 है, 9 बराबर, देखिए भाजक गुने भागफल है, भाजक कितना है 2 गुने भागफल कितना है 4, अच्छा जोड़ शेषफल, शेषफल कितना है आपका 1, ठीक है। तो 9 बराबर, देखिए 4 दूना 8, 8 में 1 जुटेगा तो क्या हो जाएगा 9, आपका यह सूत्र सही हो गया, ठीक है, ठीक। यही सूत्र जो है यही यूक्लिड का यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, ठीक। इसी को आप दूसरे भाषा में आप लिखेंगे, कहने का मतलब है आप इसको अगर आप A मान ले, ठीक है, और इसको अगर आप B मान ले, ठीक, इसको आप अगर Q मान ले और इसको आप अगर R मान ले, तो आपका सूत्र क्या हो जाएगा, आपका सूत्र हो जाएगा A बराबर BQ प्लस R, ठीक। यही जो सूत्र है यही क्या है, यही तो है यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का, यही क्या है, यही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और इसी सूत्र के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। एकदम आसान है यह तो आप क्या करिए, इस सूत्र को आप नोट कर ले, याद कर ले, समझ ले, इसको बार बार रिपीट करके, ठीक। और अब हम चलते हैं अभ्यास प्रश्नावली को हल करने का प्रयास करते हैं।